खुद जब भी समझाते थे अपने शिष्यों को तो वो एक लाइन को 3 बार बोलते थे। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक था, बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन था कि एक बार बोलने से जो हमारा माइंड है वो उसको सुनता नहीं है, और जब हम उसको रिपीट करेंगे, उसको वो 3 बार, एक ही सेंटेंस को वो 3 बार बोलते थे, तो 3 बार बोलने से उनके माइंड के अंदर तक वो बात शिष्यों के जाती थी। जो भी मनुष्य अपने माइंड के ऊपर काम कर लेगा, इलेक्ट्रॉनिक लेवल तक पहुंच जाएगा, उसी को ही ये सब कुछ पता चलना शुरू हो जाएगा। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका कि आप अपनी ही इन वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं। इस पूरे अस्तित्व का मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो जो काम करवाना चाह रही है हमसे वो काम करवा रही है, और जहां तक वो पहुंचना चाहती है वो वहां तक पहुंच पा रही है। आप ही की रिक्वेस्ट पे मैंने ये ज़ेन योगा सीरीज स्टार्ट की है। हम कुछ करने वाले नहीं हैं माय डियर, ये तो एग्जिस्टेंस का काम है। किससे उसने करवाना है, किसके मुंह से बुलवाना है, और किसके कानों तक पहुंचाना है, और किसके हृदय को छूना है, ये सब अस्तित्व को पता है। वो अपना काम करवा रहा है। हर किसी में वो खुद ही बैठा है, बस हमें ही समझ में नहीं आता। तो ज़ेन योगा की सीरीज हमारी चल रही है। पिछले एपिसोड में हमने ये जाना था कि अपने सेंटर्स को किस तरह से हम इक्विलिब्रियम में एक जैसा रख सकते हैं, किस तरह से हम अलाइन कर सकते हैं। तो इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि हम इस इंटरनल इक्विलिब्रियम को रीस्टोर कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि हमारे माइंड के अंदर 7 सेंटर्स होते हैं और 4 सेक्शंस होते हैं। किस तरह से ये चलते हैं, तो पीजे सहर जी इस बुक में बार बार इस टॉपिक को रिपीट करते हैं ताकि वो आपके अंदर तक चला जाए। देखिए, जैसे बुद्ध जब भी समझाते थे अपने शिष्यों को तो वो एक लाइन को 3 बार बोलते थे। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक था, बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन था कि एक बार बोलने से जो हमारा माइंड है वो उसको सुनता नहीं है, और जब हम उसको रिपीट करेंगे, उसको वो 3 बार, एक ही सेंटेंस को वो 3 बार बोलते थे, तो 3 बार बोलने से उनके माइंड के अंदर तक वो बात शिष्यों के जाती थी। पहले तो देखिए, हमारा माइंड इतना थॉट्स से भरा हुआ है कि अगर कोई सामने वाला बोलता है तो हम तक वो पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि हम थॉट्स से घिरे हुए हैं, हम कुछ और ही सोच रहे हैं। और फिर इसीलिए बुद्ध को भी 3 बार बोलना पड़ता था। तो पीजे सहर जी ने भी अपने हर चैप्टर में इन लाइन को रिपीट किया है कि हमारा माइंड किस तरह से चलता है, इसमें कितने सेंटर्स होते हैं। 4 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। सेक्शन 1 में 4 सेंटर्स हैं, IESM, इंटेलिजेंट सेंटर, इमोटिविटी सेंटर, सेंसुअली सेंटर और मोबाइल सेंटर। और इसके बाद फिर सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन 2 के भी आगे 2 पार्ट्स हैं, सेक्शन 2A और सेक्शन 2B। सेक्शन 2A में सारी इनवॉलेंटरी एक्शंस जिसपे कि हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे हमारी ब्रीदिंग हो गई, हमारी धड़कन हो गई, ये सारी चीजें जो अंदर हमारे शरीर के अंदर इतने सेल्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है, ये सारे एक्शंस उसमें इनवॉलेंटरी एक्शंस में आते हैं। और सेक्शन 2A का ये पार्ट है। उसके बाद है सेक्शन 2B। सेक्शन 2B में जब हम काम कर लेते हैं तो हम एक सर्टन क्रिटिकल स्टेज तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद हमारा फिर तीसरा आता है सेक्शन, उसमें पैरामेंटल स्टेज होती है। फिर उसके बाद सेक्शन 4 ट्रांसेंडेंटल स्टेज होती है। तो काम हम सिर्फ और सिर्फ अपने सेक्शन 1 के ऊपर कर सकते हैं, IESM के ऊपर काम हो सकता है, जो कि हमारे बस में है, जो कि हम कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक नो मैन लैंड का बीच में पॉइंट आता है, जो कि CCS का पॉइंट है। अगर हम वो क्रॉस कर लेते हैं तो हम सेक्शन 2 में एंटर कर जाते हैं।
उसके बाद तो फिर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में तो काम ऑटोमेटिकली होता चला जाता है। तो हम एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की हमने बताई थी आपको रेशियो IESM की, वो थी 2:4:8:2। तो इस सेंटर के ऊपर हमने काम करके, सारे सेंटर्स के ऊपर काम करके, हमने इसकी रेशो IESM की रेशो हमने कहां तक लेके आनी है, 5:2:1 पे लेके आनी है। तो फिर हम एक क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच जाएंगे, हमारा माइंड एक बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देगा। फिर मेडिटेशन एक्चुअली में तब स्टार्ट होती है। सेक्शन 2A सेलुलर लेवल पर काम करता है। इसमें हमारे सारे सेल्स के ऊपर काम होता है, हमारे ब्रेन की नर्व्स में क्या हो रहा है, सारा बॉडी का इंटरनल सिस्टम जो है वो सेक्शन 2A में आता है। और फिर जब सेक्शन 2B खुल जाता है, उसके ऊपर यहां हम काम करके सेक्शन 2B में पहुंच जाते हैं, तो उसको प्रत्याहार की स्टेज कहते हैं, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। इसके बाद आती है हमारा पैरामेंटल स्टेज। पैरामेंटल स्टेज में हमारा जो है वो फिजिकल बॉडी का काम खत्म हो जाता है और मॉलिक्यूलर बॉडी का काम शुरू हो जाता है। मॉलिक्यूलर लेवल का काम सेक्शन 3 में होता है, पैरामेंटल स्टेज में होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारी जो ट्रांसेंडेंटल स्टेज है, उसमें हमारी इलेक्ट्रॉनिक बॉडी के ऊपर काम होता है, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी। तो माय डियर, हमारा जो नॉर्मल माइंड है वो सेलुलर लेवल पर काम करता है। हम बाहर से जो देखते हैं, स्मेल करते हैं, टच करते हैं, हमारी आईज जो देखती हैं, हम जो खाते हैं, हम जो सुनते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर हमारी सेलुलर बॉडी पे काम होता है। नॉर्मल माइंड सिर्फ और सिर्फ ये ही देख सकता है जो उसको जहां वो टच करा, उसको फीलिंग आई, कुछ खाया, खाने से उसके अंदर क्या गया, इन सारी चीजों के ऊपर जो है एक नॉर्मल माइंड काम कर सकता है। बस उसको इतना ही पता चलता है, बाहर बाहर वाली चीजें। और जिस तरह से किसी भी थॉट को वो डिकोड करता है, ये उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर का सिस्टम सारा कैसा है, बाहर से वो जो सारी चीजें हैं उनको किस तरह से अपने अंदर ले रहा है, और उसके अंदर उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसने पहले सबकॉन्शियस में क्या क्या डाल रखा है, उसकी कंडीशनिंग कैसी है, वो कैसे माहौल में पला बड़ा है, उसने अपने अंदर कैसी धारणाएं बना ली हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो आपकी बात को लेगा। इसीलिए जब भी कोई बोलता है तो उसके सामने अगर 10 मनुष्य बैठे हैं, 10 इंसान बैठे हैं, तो वो नहीं सुनेंगे जो वो पर्सन बोल रहा है, वो सुनेंगे जिस लेवल पे वो बैठे हैं, जिस मेंटल लेवल पे वो बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो दूसरे की बात को लेंगे। तो इसके बाद पैरामेंटल जो स्टेज है, पैरामेंटल प्लेन में क्या होता है, अगर हम एक सिंपल एग्जांपल के साथ कंपेयर करें कि जैसे एक पहाड़ है, नॉर्मल माइंड वाला पर्सन जब जाता है तो वो सामने से पहाड़ को देख पाता है कि हाँ ये पहाड़ है। और अगर पैरामेंटल स्टेज पे अगर कोई इंसान पहुंच गया है तो वो पहाड़ के पीछे क्या है उसको भी देख पाएगा, चारों तरफ पहाड़ के वो देख पाएगा। इसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे अगर कोई पर्सन पहुंच गया है तो वो उस पहाड़ के अंदर तक भी देख पाएगा कि कौन कौन से पार्टिकल से वो पहाड़ बना है, इसके अंदर क्या है। वो बाहर खड़ा हुआ उसके अंदर की चीजों को देख पाएगा। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि पहले होते थे, उन्होंने तप किया होता था, उन्होंने साधना की होती थी, तो वो किसी भी जगह पे या एक जगह पे बैठे बैठे कहीं पे भी प्रकट हो सकते थे, कहीं पे भी जा सकते थे, कहीं पे भी क्या चल रहा है उनको वहां बैठे बैठे सब कुछ पता चल जाता था। तो ये चीजें कोई चमत्कार नहीं होती। जो भी मनुष्य अपने माइंड के ऊपर काम कर लेगा, इलेक्ट्रॉनिक लेवल तक पहुंच जाएगा, उसी को ही ये सब कुछ पता चलना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब जैसे एक और हम एग्जांपल लें बुक रीडिंग की। अगर नॉर्मल माइंड वाला व्यक्ति है तो वो बुक खोलेगा और उसके सामने जो पेज है वो उसको सिर्फ उसी पेज को पढ़ पाएगा, और वो भी तब पढ़ पाएगा अगर उसको वो भाषा आती है तो। ये नॉर्मल माइंड वाला व्यक्ति कर लेगा। उसके बाद जो मॉलिक्यूलर प्लेन में पहुंच गया है वो व्यक्ति
बाकी के पन्नों में क्या है वो भी देख पाएगा, लेकिन पढ़ तब पाएगा अगर उसको उसकी भाषा आती हुई तो। और अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे मनुष्य पहुंच गया है तो वो बुक को बिना खोले सारी बुक के अंदर क्या लिखा है वो जान पाएगा। और भाषा भी डजेंट मैटर, भाषा उसको आती है या नहीं आती डजेंट मैटर, वो क्या उसके अंदर लिखा है वो हर चीज को बिना बुक खोले समझ पाएगा, क्योंकि उसने अपने माइंड के ऊपर इतना काम कर लिया है कि उस एक एक लेयर करके वो हटाता चला जा रहा है। और सामने जो है, जो उसके अंदर जो रहस्यमयी चीजें होती हैं उन सब से पर्दा उठ गया है और वो वहां तक पहुंच गया है, उसने अपने माइंड के ऊपर काम कर लिया है। देखिए, एक नॉर्मल माइंड वाला जो व्यक्ति है वो बाहर से जो भी कुछ देखेगा उसी को परसीव करेगा, उसी वही थॉट्स उसके अंदर चलेंगे, वही सारी चीजें वो करेगा, बस बाहर तक ही सीमित है। लेकिन जैसे जैसे वो काम करता जाएगा वो अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी पे पहुंचेगा, फिर और गहरा जाएगा और तपस्या करेगा, साधना करेगा, या हम इसको अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में कह दें कि अपने माइंड के ऊपर काम करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेन तक आराम से पहुंच सकता है। अगर हमें अपने माइंड के सभी सेंटर्स को इक्विलिब्रियम में रखना है और उनको रीस्टोर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, हम सिर्फ और सिर्फ आई सेंटर से कमांड दे देते हैं, ई और एस सेंटर की सहमति नहीं लेते, जिस वजह से हम कुछ भी अपनी हैबिट को चेंज करने में हम असफल रहते हैं। अगर आपको कोई कमिटमेंट आपने अपने साथ कर ली है लेकिन आपने ई और एस से आपने सलाह मशवरा नहीं किया, तो आप वो ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। एक दो दिन करने के बाद आप फिर से अपने पुराने रूटीन पे आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आई ई एस इन तीनों को अलाइनमेंट में लेके चलना है, इकट्ठे लेके चलना है, तीनों की सलाह से चलना है। तीनों को क्या क्या पसंद है उसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी हैबिट को चेंज करना है, तो हम इसको रिस्टोर कर पाएंगे, ज्यादा देर तक इस चीज को चला पाएंगे। तो आपने साथ में विजुअलाइजेशन करनी है। अगर आई सेंटर से आपने कोई कमांड देनी है तो आपने विजुअलाइज करके देखना है कि मेरा इमोशनल सेंटर यहाँ पे क्या कहेगा, मेरा एस सेंटर सेंशुअल सेंटर यहाँ पे क्या कहेगा और उनकी क्या डिमांड है। उनकी डिमांड के अकॉर्डिंगली आपने एक्शन लेना है। अब जैसे स्टडी कर रहे हैं और आपको खेलना ज्यादा पसंद है, तो आप क्या करें कि आप अपने माइंड को कमांड दें कि आप इतने से इतने पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको मैं खेलने का टाइम दूंगा। और अगर इसको बहुत ज्यादा खेलने का मन है तो आप उसको बोल दीजिए कि 1 घंटा पहले मैं आपको खेलने का टाइम दूंगा, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे। जब हम सारे सेंटर्स को साथ में लेके चलेंगे तो हम अपनी कोई भी हैबिट को चेंज करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। और सिर्फ थॉट्स के ऊपर काम करने से कुछ नहीं चलेगा होगा, ज्यादा देर तक आप नहीं सस्टेन कर पाओगे इस चीज को। आपको साथ साथ में 3SRB भी करनी है, जैसे मैंने आपको एक पूरा वीडियो दिया है 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग पे, ड्रिफ्ट वॉचिंग भी करनी है। ओके, आपको सब कुछ करना है, साथ साथ में करना है, ताकि आपने जो भी हैबिट चेंज की है या जो भी करना है वो आप ज्यादा देर के लिए उसको रिस्टोर करके रख पाए। तो जब आप इस रास्ते पर चल रहे होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी कर रहे होते हैं, तो आपको जो लोग मिलेंगे अपने रास्ते पे वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो डिस्करेज करने वाले मिलेंगे। क्योंकि वो, अगर आप मान लो आप कर रहे हो अपने ऊपर काम और सामने वाले ने अगर कुछ कह दिया, तो अगर आपको गुस्सा आ गया तो फिर वो क्या कहेंगे कि आप तो स्पिरिचुअल जर्नी कर रहे हो, आपको तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। तो आसपास वाले लोग आपको डिस्करेज करेंगे। ऐसा नहीं है माय डियर, क्यों नहीं आएगा गुस्सा, अभी आप जर्नी कर रहे हो तो गुस्सा आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपने डिस्करेज नहीं होना है, आपने अपनी यात्रा करते जानी है। और एक बार जब क्रिटिकल सर्टेन स्टेज आ जाती है, इस स्टेज को जब आप पार कर जाते हो, फिर आपका जो एक तो IESM का रेशियो जो है वो 5:2:2:1 में परिवर्तित हो जाता है। आई सेंटर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फिर आप कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे। आप होश में रहेंगे, आप अपने सेंटर का इंटरप्ले खुद देख पाएंगे और कहाँ पे कब क्या करना है आपको इसका अच्छे से पता होगा। और फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब CCS स्टेज आती है, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज, तो आपको कैसे पता चले कि आपकी स्टेज आ गई है। तो माय डियर, ये हमें किसी से कोई इसका अप्रूवल नहीं चाहिए,
ये स्टेज जब आएगी, माइंड एक ऐसी स्थिति में एंटर करेगा तो वो खुद ब खुद आपको पता चलेगा और आप ही को पता चलेगा और किसी को नहीं पता चलेगा, आप ही को पता चलेगा। तो इसके लिए हमें किसी से कुछ पूछने जाने की जरूरत नहीं है कि क्या मैंने सीसीएस क्रॉस कर ली है। नहीं, हमने खुद से ही देखना है, अपने आप को ही देखना है और आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। कोई ऐसी इसमें बड़ी बात नहीं है। जब आप अपने भोजन के ऊपर काम करते हैं तो आपके सेल्स अंदर से जो हैं वो ट्रांसफॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब आप 1 मील अ डे पे आ जाओगे तो आपको अपने अंदर चेंजेस अपने आप पता चलेंगी। जब आप 3SRB को प्रैक्टिस कर लोगे, सध जाएगा, तो सांस कैसे आप ले रहे हैं आपको पता चलेगा। क्योंकि ये सारी चीजें इसीलिए होती हैं कि हमारे सेल्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। जब सेल्स ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो अगले स्टेजेस तो ऑटोमेटिकली अपने आप आनी ही आनी है। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो जाएगा, तो फिर ये किसी और को थोड़ी ना पता चलेगा, ये आप ही को पता चलेगा। आपको जो फील करेंगे, आप जो एक्सपीरियंस करेंगे, वो आप ही को पता चलेगा कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया है। ये एक स्लो प्रोसेस है माय डियर। इसमें कम समय लगेगा या ज्यादा समय लगेगा ये कुछ नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है। इसमें ये आप ही की यात्रा है, इसमें इसमें और किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो आप ही को अपने आप को देखना है बस। तो आपका जब आप सीसीएस क्रॉस कर जाओगे तो ये आपका माइंड आपको बता देगा कि आप सीसीएस क्रॉस कर गए हो, और आपका माइंड ही आपको आगे गाइड करेगा और आगे का जो सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली खुलेगा। आगे का जो रास्ता है वो अपने आप खुलता चला जाएगा। जब इंसान अपने सेक्शन 3 को एक्सेस कर लेता है तो फिर उसका अपने ऊपर इतना कंट्रोल हो जाता है कि वो अपने आई सेंटर को कभी डिसबैलेंस नहीं होने देता। उसको सब पता होता है कि अब ये हो गया है, आगे मुझे ये करना है। वो किसी से कुछ नहीं पूछता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड के अकॉर्डिंगली चलता है। और उसके बाद फिर सेक्शन 4 का रास्ता उसके लिए ऑटोमेटिकली खुलना शुरू हो जाता है। अगर आप अपना पूरा फोकस ब्रीदिंग पे लगाएं, सांस कैसे लेनी है, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करें, तो आपका जो सांस है, आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो यूनिवर्सल ब्रीदिंग सिस्टम के साथ अलाइन हो जाएगा। जिस तरह से ब्रह्मांड सांस लेता है उसी तरह से आप सांस लेना शुरू कर दोगे, उसके साथ अलाइनमेंट में आ जाओगे। तो फिर सीसीएस कोई मुश्किल काम नहीं है माय डियर, अपने आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज आ जाएगी। तो आगे बढ़ते रहिए, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए, अपने ऊपर काम करते रहिए, आसपास के लोगों की परवाह मत कीजिए। आपकी अपनी यात्रा है, आप कीजिए। उनको अगर करनी होगी तो वो भी कर लेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल भी अपने आप को डिसबैलेंस नहीं करना है। कोई कुछ भी कहे, आपको बैलेंस बना के रखना है और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहना है। जब आपकी ब्रीद यूनिवर्सल ब्रीद के साथ अलाइन हो जाएगी तो इसको हम योगा ब्रीद भी कहते हैं। एक बहुत अच्छी स्थिति होती है ये। तो आप आगे बढ़ते रहिए, अपनी साधना करते रहिए, अपने माइंड के ऊपर काम करते रहिए। आपका अपना चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्यार देते रहिए, प्यार बांटते रहिए और अपनी वाइब्रेशंस को हाई करके उसको फैलाइए, हर तरफ फैलाइए। इस टाइम पे धरती मैया को बहुत जरूरत है इन वाइब्रेशंस की। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।